नमस्कार दोस्तों आज से पहले इस देश के क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी ये बात सोचा होगा कि इस भारत देश में राज्यों के भीतर उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने या फिर ना बने। अगर नहीं भी बने तो भी राज्य को निर्भर केंद्र सरकार के ऊपर होना ही होगा। यानी ये कहे कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, वहां पर किसी भी नीतियों करने के बाद उसको लागू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो राज्य सरकार बिना केंद्र की सहायता के कर ही नहीं सकती है। तो दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर इस भारत देश के भीतर में राज्यों को अधिकार देता है और इस भारत देश के भीतर राज्यों द्वारा जो भी पैसा केंद्र जमा करता है उसमें उसकी हिस्सेदारी को लौटा देता है। लेकिन एक पल के लिए जरा आज के दौर में आप हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के आसपास आकर खड़े हो जाइए और फिर जरा आप कल्पना कीजिए कि यदि महाराष्ट्र और हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन इन दो राज्यों के भीतर एनडीए या फिर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इन दो राज्यों को चलाने के लिए ये कहे कि इंडिया गठबंधन अगर वह किन्हीं आर्थिक नीतियों को लागू कराना चाहते हैं उस राज्य में, तो क्या उनके पास पैसा होगा या फिर नहीं होगा। पर इसी समय में यदि केंद्र सरकार एक एक करके काफी तेजी के साथ इस भारत देश के कॉरपोरेट के आश्रय इस देश के पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में जुट जाए और वो तमाम नीतियों पॉलिसियों को बनाने में जुट जाए जो अलग अलग मंत्रालय इस भारत देश के भीतर सार्वजनिक उपकरणों के जरिए इससे पहले बनाते रहे हैं, यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने मिनिस्ट्री को संभाल रहा है, अपने अपने मंत्रालय को संभाल रहा है, उनके हाथ में कोई लगाम नहीं है। निर्णय पीएमओ के जरिए लिया जाएगा। वहां बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स लगातार इस बात को देखेंगे कि आखिरकार मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां कैसे इस भारत देश को चलाने के मद्देनजर राज्यों की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी नकेल कस सकती है या फिर ये कहे कि नहीं कस सकती है। वही तीसरे नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में ये सवाल काफी बड़ा हो गया है। पहले 100 दिन का खाका जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखा, यही कहे कि एनडीए सरकार ने रखा कि हमने 15 लाख करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के तहत इस देश में लगा दिए या फिर लगाने जा रहे हैं। उसके बाद एक जानकारी आया कि अगले 100 दिनों को लेकर के भी अलग अलग मंत्रालयों को कहा गया है कि आप नए नए आइडिया लेकर के आइए। उस आइडिया का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ही लागू करना है, लेकिन हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ ऐसा आइडिया तो होना ही चाहिए जो इस भारत देश का कॉर्पोरेट उसके भीतर पैसा लगा दे और पैसा लगाने की दिशा में केंद्र सरकार उसकी मदद करे और वह योजना इस भारत देश के भीतर में चालू हो जाए। और चालू होने के बाद ऐसे नियम कायदे उसको समझौते के तहत रखने की दिशा में आगे बढ़ जाइए जहां पर कोई उसको रोक ही नहीं सके। यानी ये कहे कि वर्तमान समय में यदि नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग राज्यों को अपने दायरे में लेकर के अगर नीतियों पॉलिसियों का ऐलान करते जाए और अर्थव्यवस्था राज्यों की उनकी नीतियों के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। कुछ गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य तो विरोध कर सकता है, जैसे आयुष्मान भारत को लेकर के कुछ राज्यों ने विरोध किया, हेल्थ सर्विस को लेकर के उसमें पश्चिम बंगाल भी था, दिल्ली भी था, पंजाब भी था, केरल भी शुरुआत में था। लेकिन जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हुआ तो तुरंत हाँ कर देंगे, क्योंकि दिल्ली से ये नीति बन करके चल करके उन राज्यों तक पहुंची है। तो क्या ऐसी व्यवस्था सच में किया जा सकता है या फिर हो रहा है उस दिशा में केंद्र सरकार की कदम आगे बढ़ चुकी है जहां पर केंद्र के हाथों में ही राज्यों की अर्थव्यवस्था की लगाम रहेगी। अगर आप बजट के आंकड़ों को भी एक पल के लिए देखें तो बजट के ऊपर जब आप देखेंगे तो बजट के भीतर जितना सारा पैसा टैक्स के जरिए वसूला जाता है उसके भीतर राज्यों का जो हिस्सेदारी होती है, जो टैक्स वसूली जाती है, वो करीब करीब 12,47,211 करोड़ के आसपास होती है। और राज्यों को जो केंद्र के द्वारा पैसा लौटाया जाएगा उसमें उसकी संख्या 9,245 करोड़ होता है। जो अलग अलग केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्सपेंशन स्कीम होता है उसमें भी इस पैसे खर्च होना है और ये करीब करीब 5 लाख करोड़ का ज्यादा का होता है। उसमें स्वच्छ भारत मिशन भी होता है, उसमें अमृत और स्मार्ट सिटी भी होता है, नेशनल और रूरल ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, नेशनल हेल्थ मिशन भी होता है, सड़क मिशन योजना भी होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी होती है। यानी एक केंद्र सरकार द्वारा बजट में एक जानकारी दी जाती है, लेकिन अब उससे आगे का सवाल होता है जो पहले 100 दिनों के भीतर 15 लाख करोड़ रुपए का जिक्र एनडीए सरकार के द्वारा किया गया और जो आने वाले 100 दिनों के भीतर 15 लाख करोड़ रुपए की खर्च करने की दिशा में आगे सरकार बढ़ रही है। और ठीक इसके बराबर जो पूरे
53 करोड़ के जो बैंक अकाउंट इस भारत देश के भीतर जो खुले पड़े हैं जनधन योजना के साथ साथ, जनधन योजना के भीतर भी करीब करीब 40 करोड़ लोगों ने खाते खुलवाए। उन सारे खातों के जरिए जो लाभार्थी योजना बनाई गई, उस लाभार्थी योजना के भीतर राज्यों का एक योगदान, केंद्र का योगदान, दोनों का योगदान लेकर के चलता है। लेकिन सवाल उसका सच जानना है, क्या सच में वो जनता है? और जितना पैसा सरकार ने लाभार्थी योजना के तहत देश के भीतर बीते 10 साल के भीतर खर्च किया, आप हैरान हो जाएंगे। आज जो हम आपको बताएंगे तो आप कह सकते हैं कि तब तो इस देश के भीतर कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए, कोई इस देश के अंदर बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। और इस भारत देश के भीतर में विकसित सवाल भी बहुत छोटा पड़ जाएगा, जितना पैसा सरकार ने लाभार्थी योजना के तहत खर्च कर दिया है बीते 10 सालों के भीतर। लेकिन इसको एक एक करके परत दर परत परखने की जरूरत इसलिए भी आज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सारे लोगों को पहले बात सुन लीजिए, फिर आखिर विकसित भारत हर किसी के मन में, और 21वीं सदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ साथ इस देश के भीतर योजनाओं का पूरा एक खाका। कोई कहता है कि आपको 5 लाख रुपए इसी में मिल जाएंगे, कोई कहता है स्वच्छ योजना के भीतर भी करीब करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई अलग अलग योजनाएं बता रही है। यानी पहले इन सारी बातों को एक पल के लिए देख लीजिए। अंडर आयुष्मान भारत जो वो 12 करोड़ 37 लाख परिवार जो कवर्ड है, उनके घर में भी 5 लाख रुपीस का टॉप अप मिलेगा। दे विल बी ऑल्सो गिवन 5 लाख रुपीस का कवर, और उनको टॉप अप का कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। और जो बिलो 70 वाले हैं उनका आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कवर बरकरार रहेगा। जैसे તમારો સ્વભાવ પણ સ્વચ્છતા ગ્રાહી થશે તો જે પ્રમાણેની માન્ય નરેન્દ્રભાઈ સ્વચ્છતા માટેનો જે આગ્રહ રાખે છે, દુરાગ્રહ રાખે છે, એને આપણે પહોંચી વળીશું। मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 100% पूरा होगा। 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था। हमारा भी यही कहना है कि 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि देश के कप्तान हैं नरेंद्र मोदी साहब। यहाँ पर एक सवाल और अपने मन में रख लीजिए कि इस समय में जिन भी राज्यों के भीतर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उस राज्य में जितना पैसा बहाया जा रहा है और बांटा जा रहा है, कह करके बांटा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको कैश दिया जाएगा। विकलांग हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो बेरोजगार युवा हो, जो कोई भी हो, सभी के हाथ में पैसा बांटा जाएगा। ये सवाल हर किसी के मन में उठना चाहिए, आखिर इतना पैसा इससे पहले सरकार के पास क्यों नहीं था या फिर नहीं था। उस बात से हट करके जरा इन सारे बातों को समझिए कि इस भारत देश के बंदरगाह, इस भारत देश के सड़क, इस भारत देश के रेलगाड़ी, इस भारत देश के भीतर एयरपोर्ट, रेल, मतलब इस देश के इंडस्ट्रियल, इस देश के भीतर जो वाटर एयरपोर्ट है, जो प्रधानमंत्री का सूर्य घर बनाने की योजना है, जो किसानों को एमएसपी गारंटी देने की प्रावधान है, अगर उस सारे के आंकड़े को भी देखना शुरू करिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा कि जो बीते 10 सालों के भीतर इन सारे क्षेत्रों में पैसा खर्च किया गया और उसके बाद सब कुछ जो कॉर्पोरेट के हाथों थमा दिया गया, अब पहले 100 दिन और दूसरे 100 दिन इसी अंदाज में रफ्तार आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये भारत देश के भीतर अब कम्युनिकेशन सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, इस भारत देश के भीतर के माइंस का इलाका हो, इस भारत देश में एफसीआई गोडाउन के बराबर में जो वेयर हाउसेस अडानी के क्रिएट किए गए थे, वो हर राज्य के भीतर समझौता हुआ। और इस बात को समझिए, पहले 100 दिनों का जो एनडीए सरकार का जो खाका आया, उसमें कहा जितने भी बंदरगाह उस पर और 50,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। सारे पोर्ट्स जो है वो अडानीज के पास है। इस भारत देश के भीतर में जितने भी सड़कें हैं, सारे सड़कें टोल के आश्रय चलती है, और टोल की कलेक्शन जो होती है सड़कों के निर्माण से कई गुना अधिक हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके दायरे में कई सड़कें ऐसी और बनाई जा सकती है। लेकिन सरकार कहती है बहुत देश उनसे पैसा वसूलना होगा, यानी उस सड़क पे गरीब न चले, जिनके जेब में पैसा है वही चले। और इसी मार्फत करीब करीब 58,000 करोड़ रुपए जो अपग्रेडेशन सड़क का किया जा रहा है, या फिर कहें जो फास्ट सड़कें बनाने की बात होती है, जो नए मार्ग बनाने की बात होती है, उसमें करीब करीब 58,000 करोड़ खर्च करने की। रेलगाड़ी यानी ट्रेन के अंदर करीब 42,000 करोड़ रुपए
अब हाई स्पीड ट्रेन का दौर होगा। देश की आम जनता के लिए क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं है, ये बात भूल जाइए। एयरपोर्ट सारे ही आपको पता ही है क्या हो चुका, लगभग 8 एयरपोर्ट और सौंपने की तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर 28,000 करोड़ रुपया और खर्च करने की तैयारी। जो इंडस्ट्रियल हब बनेगा इस देश के भीतर, जो अलग अलग करीब करीब 1 दर्जन से अधिक राज्यों को चुना गया, उसमें भी 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया जाएगा। इस देश में जो वाटर एयरपोर्ट की जो सोच है, उसमें भी 42,000 करोड़ रुपया का खर्च करने का सरकार बजट बना रही है। प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को जो उसके भीतर भी 16,000, एमएसपी पे 12,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। तो इस पूरे प्रकरण के भीतर जो भी योजनाएं जिन जिन क्षेत्रों को घेरते चली जाएगी, उसके भीतर भारत सरकार की, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों के भीतर ये बताया गया है कि आप अपने मंत्रालयों के मार्फत जितने भी काम और जो कोई भी काम केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कराना चाहते हैं या फिर राज्य स्तर पर आप कराना चाहते हैं, वो आप बताइए, आप हम या तो कॉर्पोरेट या निजी हाथों के हवाले कर देंगे। एक सवाल इससे पहले, जो पहले 2022 तक गूंजता था हर किसी के मन में, वो मोनेटाइजेशन का 6 लाख करोड़ का, उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट दौर था, लेकिन दोनों के बीच में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर भी चल करके आया, जिसमें इस भारत देश के हर मंत्रालय को कहा गया कि आप अपने इलाके से, अपने अपने दायरे से प्राइवेट हाथों से क्या काम करा सकते हैं, उसको कराने की दिशा में आप आगे बढ़ चलिए। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के भीतर में नया सवाल जो हर किसी के मन में उभर रहा है कि क्या सच में ये सब पैसा है या फिर कॉर्पोरेट के जरिए गेमिंग है। गेम इसलिए भी क्योंकि इस भारत देश के भीतर क्या कुछ आम लोगों को राहत रियायत मिल रही है। इस बात को अगर आप लाभार्थी से सुनना शुरू करें तो जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए कि इस भारत देश के भीतर में आम लाभार्थी का खेल क्या होता है, पैसा का पूरे मैनिपुलेशन शेयर मार्केट के जरिए कैसा होता है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट का पूरा मैनिपुलेशन या फिर उनके नेटवर्थ की बढ़ोतरी इस भारत देश के आम लोगों से कोई जुड़ा हुआ नहीं होता है। सरकार इस प्रकार से इस भारत देश की इकोनॉमिक ढांचे को रखना चाहती है, बताना चाहती है, जहां पर अभी तक जीएसटी का पैसा नहीं। राज्य रोना रोता था या फिर ये रोते थे ये कि हमारे राज्य के हिस्से का जो भी पैसा उसको दे दीजिए और फेडरल स्ट्रक्चर को इस देश में मानिए तो सही। अब वो काफी दूर की चाल होती है। अब नई आर्थिक नीति निकल जाए आगे, या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हो या फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, या आने वाले समय में कहीं पर भी हार हो, लेकिन वहां की इकोनॉमी को चलाने की कमान केंद्र के हाथ में होनी चाहिए, तभी तो सही मायने में सत्ता चला पाएगी। आपको कुछ एग्जाम्पल आज दिखाते हैं जिस बात से आप ये समझे कि इस भारत देश की इकोनॉमी चलती कैसे है। तो पहले बात, इस भारत देश के भीतर में जितने भी इस देश के अंदर योजनाएं चलती है, इस देश के मार्फत उन लाभार्थियों की संख्या करीब करीब 53 करोड़ 45 लाख के आसपास होती है। इसके अंदर जो रकम डाली जाती है वो करीब करीब 2,31,997 करोड़ रुपए, इतने सारे होते हैं। यानी औसत निकालिएगा तो प्रति अकाउंट पड़ेगा 4,240 रुपए 45 पैसे के आसपास। यह इस भारत देश का सच है, जितने भी अकाउंट है। लेकिन इसके भीतर जब आप यह बात सोच करके देखिएगा कि जनधन योजना क्यों शुरू किया गया था इस देश के भीतर, तो जनधन योजना का जो पूरा अकाउंट होता है उस सरकार के हिसाब से 32 करोड़ 41 लाख के आसपास की होती है। इसके भीतर जो रकम पड़ी हुई 81,200 करोड़ रुपए की, यानी ये कहे कि प्रति अकाउंट 2,505 रुपया के आसपास। यानी ये सामान्य सिचुएशन है इस भारत देश के भीतर की, जो हम आपको बता रहे हैं बीते 10 साल के पूरे कच्चे चिट्ठे को जो आपके सामने परोस रहे हैं। और उसके भीतर जो अलग अलग योजनाओं के जरिए, चाहे आप बात कर लेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप पूछ सकते हैं, आप खुद ही कल्पना कीजिए कि कुल मिलाकर के अगर 13 करोड़ 98 लाख उससे जुड़े हुए लोग इस देश के भीतर हैं, और सरकार ने जितना पैसा दिया वो दिया 388 करोड़ 72 लाख, हर के हिस्से में आया 27 रुपए 80 पैसा। आखिर कुल क्लेम होती है वो जानकारी निकल के आती है, नहीं ऐसा नहीं है, क्लेम 19,436 होता है। उस क्लेम के आश्रय अगर देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि 2 लाख से अधिक पैसा हर क्लेम के भीतर दिया गया। लेकिन उस क्लेम के भीतर जितने लोग होते हैं, अगर उसके भीतर आप चले जाइएगा तो हर किसी के हिस्से में कितना पड़ता है, 27 रुपये कुछ पैसे। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को देख लीजिए, उसके भीतर आप जाएंगे तो पता चल जाएगा कि 5 करोड़ 47 लाख ग्राहक हैं, उतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सरकार जो पैसा दिया वो दिया 2,206 करोड़ 28 लाख रुपए। यानी इस बात को देखिएगा, एवरेज कीजिएगा, औसतन कीजिएगा तो प्रत्येक अकाउंट
403 रुपया कुछ पैसे के आसपास जाती है। यानी इस भारत देश का एक ऐसी हकीकत है, इसके भीतर अगर आप अटल पेंशन योजना भी जोड़ दीजिएगा, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं, इनके हिस्से में जो पड़ता है वो करीब 29 रुपए के आसपास पड़ती है। आप पूछेंगे अच्छा 200 400 रुपया, 29 रुपये, 27 रुपये, 26 रुपये, खेल क्या होता है? दरअसल ये खेल क्या पैसे को पॉलिसी की मार्फत घुमाने का होता है, रोटेट करने का, और इस भारत देश की राजनीति को अपने अनुकूल करना है। और शायद यही वो बड़ी वजह है जिसमें इन योजना के बड़ी बड़ी मतलब एक नई योजना धीरे धीरे जुड़ती रहती है। और आज भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के भीतर होते हैं, वो विश्वकर्मा योजना का जिक्र कर रहे थे, उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, लेकिन विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए लोगों से जब आप जाकर पूछिएगा आपके जीवन में क्या कुछ ठीक हुआ, तो कहेगा जैसे के तैसे है। प्रधानमंत्री को जरा देख लीजिए क्या कहते हैं। लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जा रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर चुनाव हो, केंद्र सरकार की नीतियां हो, कॉरपोरेट का साथ हो, इस भारत देश की आर्थिक नीतियों के साथ बिजनेस बैंक को जोड़ने की बात हो, इस भारत देश के भीतर विकसित भारत देश बनाने की सोच हो, दुनिया के सामने सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे भारत बनेगी इस बात का जिक्र हो। आप भी सोच के देखिए कि इतना सारा बात कैसे संभव है। इसके लिए एक ही इमारत है इस देश की, वो शेयर मार्केट का इमारत होती है। और इस समय में जो शेयर मार्केट के ऊपर जो निगरानी करने की जो नियामक संस्था होती है, उसकी जो चेयरमैन होती है यानी सेबी के चेयरमैन, उनके ऊपर भी आरोप लग गया, लेकिन सरकार ने इस दौर में मौन धारण कर लिया, कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साध लिया, कोई कार्रवाई नहीं। हर कोई इस देश का आम आदमी इंतजार कर रहा है कि कब उसको बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, इस पूरी अस्पष्टता बाहर आए। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वहां पर बुलाएंगी, पूछेंगी, लेकिन सरकार इसके ऊपर क्यों कुछ बोले? क्योंकि पूरे आर्थिक स्थिति का केंद्र पूरे शेयर मार्केट है। जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग वारे न्यारे केंद्र की सरकार के इशारे पर, या फिर कहे कि इस देश के कॉर्पोरेट की सोच के हिसाब से, या फिर उनके नेटवर्क है उनके सोच के हिसाब से ये कोई प्रोडक्शन नहीं देता, बल्कि ये पूरा मैनिपुलेशन के आश्रय कैसे चलता है और इस समय में कितनी रफ्तार है। आज एक शेयर मार्केट 84,000 अंक को पार करता है, हाईएस्ट में जा चुका, 84,647 अंकों पे वो पहुंच गया। निकल ये कहे कल बंद होता है, परसों बंद होता है, सोमवार को होते होते वो 85,000 पार करेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के भीतर होंगे, प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप एक बैठक होती है, जो बाइडेन से ट्रंप से मुलाकात होगी, अमेरिकी इकोनॉमी के साथ जुड़ने का तमाम सारे बात है। अलग मामला है कि इस दौर में तनातनी भी अमेरिका के साथ हो गई है भारत के, जो उन्होंने एक नोटिस भेज दिया भारत सरकार को। बहरहाल उस पर बात नहीं करते, इस इकोनॉमी के ढांचों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट 2007 के भीतर उसका अपना जो पूरा मार्केट कैप होता है वो केवल 1 ट्रिलियन का होता है, यानी ये कहे कि 1 लाख करोड़ पाउंड का होता है। और इस समय में मौजूदा वक्त में वो बढ़ता है तो 2 ट्रिलियन तक पहुंचता है, तो वो 10 साल लग जाता है। 2017 में 2 ट्रिलियन होता है, यानी 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन आने में 10 साल का समय लग जाता है। अब 2017 का समय आ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस भारत देश के कॉर्पोरेट की यारी व्यारी, इस देश में नोटबंदी के बाद, इस देश में जीएसटी लागू होने के बाद जिस तेजी के साथ निकल करके आई, उसने इस भारत देश के भीतर बिजनेसमैन धीरे धीरे ढेढ़ाने लगा। छोटे सेक्टर तबाह हो गए, लेकिन बड़े सेक्टर इस दौर में लगातार बढ़ते गए, उनका नेटवर्क लगातार उछाल में रहा। उसकी रवानगी देख लीजिए शेयर मार्केट के अंदर की, कि 2007 में $1 ट्रिलियन होती है शेयर मार्केट की पूरा कैप, 2017 में $2 ट्रिलियन होता है 10 साल में बढ़ करके, और 2021 में 4 वर्ष के बाद ये 3 ट्रिलियन होता है, और उसके बाद 2 समय का वक्त रखता है, नवंबर 2023 के भीतर ये 4 ट्रिलियन हो जाता है, पूरा मार्केट का कैप हो जाता है शेयर मार्केट का। और उसके बाद 2024 के अगस्त महीने आते आते 5.5 ट्रिलियन का हो जाता है शेयर मार्केट का पूरा कैप, यानी केवल 9 महीने लगे। इस बार 1 ट्रिलियन और बढ़ गया, यानी 1.5 ट्रिलियन बढ़ गया, 5.5 ट्रिलियन हो गया, यानी करीब करीब 461 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट के अंदर हो गया।
यानी ये रफ्तार है शेयर मार्केट की और उस इकोनॉमी की जो दुनिया के किसी भी शेयर मार्केट की इतनी बड़ी रफ्तार के साथ नहीं बढ़ी है। औसत भी आप निकाल करके देख लीजिएगा तो इंडिया के भीतर में वो औसत जो निकलता है वो करीब करीब 30%, 40%, इससे ज्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ता है। लेकिन भारत के भीतर में 2017 में जो 2 ट्रिलियन हुआ, उसके बाद पहली रफ्तार 2019 के भीतर कोविड से ठीक पहले 77% की बढ़ोतरी हुई और आज के दौर में ये एवरेज औसतन करीब करीब 125% की रफ्तार से शेयर मार्केट छलांग मार रहा है। जो शेयर मार्केट का पूरा कैपिटल कैप होता है, मार्केट कैप होता है, और इसका कितना बड़ा पैसों का खेल अंतरराष्ट्रीय तौर पर शेयर मार्केट की रफ्तार हो या फिर बैंकों की रफ्तार हो। जैसे भारत का रिजर्व बैंक मुनाफे का पैसा सरकार को दे देती है, इतना डिविडेंड दुनिया के किसी भी बैंक के, चाहे अमेरिकन बैंक हो, यूनाइटेड किंगडम का बैंक हो, यानी ब्रिटिश बैंक हो, जो वहां के सेंट्रल बैंक होते हैं, वह भी इतनी रफ्तार से ग्रोथ नहीं कर पाती है, वो लॉस में चल रहा है। लेकिन भारत के भीतर बैंकों की कमाई बेहतर है, यानी बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज की माफी सरकार जिस रफ्तार से लगातार करती आई है बीते 10 सालों में, वो रफ्तार अपने आप में चौंकाने वाली होती है। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार के भीतर भारत की इकोनॉमी की धमक जिन कॉर्पोरेट के हाथों देनी है, उन कॉर्पोरेट के अंतरराष्ट्रीय बाजार के भीतर जो पैसा उनको उनसे निकालना है और अंतरराष्ट्रीय तौर पर जिनको भारत के भीतर पैसा लगाना है, उसके लिए भारत के तमाम मंत्रालय काम पर जुट जाए, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाए, निजीकरण हो जाए और केंद्र के हाथ में उसकी कमान रहे। इसीलिए तो तैयारी देखिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे अमेरिका, लेकिन वहां इंडियन डियास्पोरा की तैयारी अभी से, या फिर ये कहे कि हिंदू स्वयंसेवक संघ की तैयारी कुछ इस प्रकार से, जरा देख लीजिए एक पल के लिए कि उनके जाने से पहले इस तरह की तैयारी की जा रही है। यानी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का मास्टर है। उनके अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के जरिए उनके उन ग्लैमर को परोसा जाता है जिससे भारत की जनता अभिभूत हो जाए। जनता के भीतर का जो सवाल अलग अलग योजनाओं के जरिए फिर केंद्र के दिवालियापन की जो परिस्थिति है वो सारे सामने आती नहीं है। हिमाचल के भीतर ऐसी ही परिस्थिति नहीं बिगड़ी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी, अर्थव्यवस्था उसने बिगाड़ रखी थी, कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई, परिस्थितियां नाजुक हो गई कमोबेश भारत देश के भीतर। हर राज्य की ये परिस्थितियां तब सामने आएगी जब वहां पर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, उस राज्य में सरकार हो, गैर भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकार है वहां पे तो आरबीआई और रिजर्व बैंक के द्वारा नोट छाप छाप के पहुंचाया जाता है, कर्ज बढ़ते जाता है, सरकार चलती रहती है। 4 लाख करोड़ तो एवरेज है राज्य के ऊपर औसतन, और आज के तारीख में एवरेज के बाद बढ़िएगा तो एवरेज बढ़कर के करीब करीब 5.5 लाख करोड़ का औसतन हो गया। क्योंकि कई राज्यों के ऊपर 16 लाख करोड़ तक का मामला है, कई राज्यों के ऊपर जो कर्ज में डूबे हुए राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं। यानी राज्यों के इकोनॉमी पर कैसे कब्जा किया जाए और इस भारत देश के भीतर पैसों के आश्रय एक शॉक एब्जॉर्बर बनाए रखा जाए, इस बात का सबसे बेहतरीन और आखिरी एग्जांपल मुद्रा योजना होता है। 28-29 लाख करोड़ रुपए इस भारत देश के भीतर बांटे गए। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि कितने युवाओं को बांटे गए। 2023-24 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जानकारी अगर आप उसको निकाल के देखिएगा नेट से, तो उस पे जो इतने भी अकाउंट्स होते हैं वो करीब करीब 6,67,77,013 अकाउंट होते हैं मुद्रा योजना के तहत लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। उसको जो पैसा दिया गया उनको 5,32,398 करोड़ के आसपास पैसा दिया जाता है। औसतन 79 यानी 79 मतलब एक कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, ये औसतन होता है और 3 हिस्सों में दिया जाता है। एक शिशु मुद्रा जिसमें 50,000 का लोन देते हैं, एक किशोर होता है जिसमें 5 लाख तक का लोन देते हैं, और एक तरुण होता है जिसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। लेकिन आप हैरान मत होइए, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो औसतन जो ये एवरेज आता है, जो औसत निकल के आता है, वो 1 लाख भी नहीं छू पा रहा है। तो इसका मतलब बहुत साफ होता है कि 80% 50,000 से कम लोन, 50,000 से कम लोन दिया गया। बाकियों को जो दिया गया है अपने तौर पे कर्ज बहुत छिटपुट हिस्सा होता है। इस पे कभी पूरी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस दायरे में मौजूदा सरकार ने भी कहा है कि जनरल क्लास एससी को इतना दिया, ओबीसी को इतना दिया, एसटी को इतना दिया,
और टोटल इतना है। अगर इस बात का भी खाका आप देखिएगा तो ऐसे जान लीजिए कि जनरल क्लास को, सामान्य वर्ग को करीब करीब 3.5 लाख करोड़ के अकाउंट, 3.5 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा दिया गया। 3.5 लाख करोड़, सॉरी 3.5 लाख करोड़ दिया गया, यानी औसतन 96,000 जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी करीब 1 करोड़ की तादाद होती है। उनको जो औसतन पैसा दिया गया वो 55,000 रुपए का, टोटल का औसतन पूरे फाइनेंशियल ईयर का 55,000 रुपया औसतन होता है। जो आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब्स थे उसमें करीब करीब 33,63,000 अकाउंट्स के अंदर पैसे गए और 19,895 करोड़ यानी औसतन 59,000 रुपए के आसपास होती है। जो ओबीसी होती है, जिसको लेकर के इस भारत देश की राजनीति में लगातार बवाल हो रही है, वो करीब करीब 1,75,000 अकाउंट के पैसा दिया गया, 1,11,000 करोड़ पैसा दिया गया, एवरेज 63,000 रुपए प्रत्येक को दिया गया। ये पूरे प्रक्रिया के भीतर आपने कहीं मुस्लिम का नाम तो नहीं सुना। सरकार के कैटेगरी मुस्लिम नहीं है। जो मुद्रा योजना के तहत उसने पूरा डाटा रखा, और ये संदेश इस भारत देश के भीतर बहुत साफ होता है कि इस भारत देश के अंदर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस बात को आप पूरे परखने के बाद जब इसका एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि राज्य जिस दायरे में फंसते हैं उसमें मिड डे मील भी आते हैं। उसमें जो 2.5-3 पैसे हर किसी को देना पड़ता है, जो राज्य सरकार की होती है प्रत्येक खाने के भीतर। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मौजूदा वक्त में अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, इसमें 21,200 करोड़ रुपए खर्च होता है, और ये सरकार राज्यों को उसमें हिस्सेदारी मांगती है। नेशनल एजुकेशन मिशन के भीतर राज्यों की हिस्सेदारी होती है, हेल्थ मिशन में इस राज्यों की हिस्सेदारी होती है, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में होती है, ग्राम सड़क योजना में हिस्सेदारी राज्यों की होती है, नल से जल में हिस्सेदारी होती है, मनरेगा में हिस्सेदारी होती है राज्यों की, स्वच्छ भारत मिशन में हिस्सेदारी होती है राज्यों की, चाइल्ड सेंट्रल स्कीम में हिस्सेदारी होती है। इन तमाम राज्यों की हिस्सेदारी के बावजूद भी इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी चुनाव हारे तो हारे, लेकिन राज्यों की कमान हमारे मुट्ठी में, हमारे हाथ में रहे। कोई भी मंत्री इस दौर में ना नहीं कर सकता है, चाहे नीतीश कुमार आज साथ इसलिए करें क्योंकि उनको केंद्र से पैसा चाहिए, चंद्रबाबू नायडू इसलिए केंद्र के साथ खड़े हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, और वह तो अमरावती को एक शानदार राजधानी के तौर पर आने वाले समय में बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको 90,000 करोड़ रुपए और चाहिए। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में धीरे धीरे करके जो एक नेशन एक चुनाव का जो जिक्र लगातार था, उस इकोनॉमी, उस आर्थिक दायरे के भीतर, उस डेमोक्रेसी के समानांतर एक नई परिस्थिति को कैसे उभारा जाए, जिसके भीतर इस देश के एक व्यक्ति की राजनीति और उसी की अर्थनीति और उसी के साथ इस देश के कॉर्पोरेट और पैसा पूंजी, उसी आश्रय ये भारत देश चले, अन्यथा कोई नहीं चला सकता है। ये बात प्रूव करने में आपको देर लगेगा नहीं। तो इस जगह के ऊपर आप खड़े होकर के देख रहे हैं, और देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम सारी चीजों को आप समझ लीजिए। वो हारे या फिर जीते, कमान उनके हाथ में रहनी चाहिए, और ये कमान कॉर्पोरेट और निजी हाथों के जरिए मौजूदा सरकार यानी केंद्र के हाथ में ये तमाम सारी सरकार के अंदर कैसे रहेगी, इस बात को समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।